दर्शकों, आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सीधा हमला। फडणवीस ने राहुल गांधी के बयान और उनके राजनीतिक रुख को लेकर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है। जी हाँ, ये शब्द है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के, जिन्होंने राहुल गांधी पर राष्ट्रीय नेता कहलाने का अधिकार न होने तक की बात कही डाली। दरअसल मामला राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की उस यात्रा से जुड़ा है जहां मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए कथित रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। बीजेपी का आरोप है कि इस मंच से न सिर्फ पीएम मोदी को निशाना बनाया गया, बल्कि उनकी पूज्य माताजी का भी अपमान किया गया और राजनीति में इस तरह की नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधते हुए कहा है कि मैं साफ शब्दों में कहता हूँ और पहले भी कह चुका हूँ, राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है। जब दिमाग चोरी हो जाता है तो लोग इस प्रकार की ऊंची बातें करते हैं। राहुल गांधी खुद को राष्ट्रीय नेता कहते हैं, लेकिन इतनी ऊंची बातें करने वाले को राष्ट्रीय नेता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी का दिमाग चोरी हो जाए तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए। ऐसा कहते हुए फडणवीस ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। तो दर्शकों, ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनकी टिप्पणी ने राजनीति का पारा और बढ़ा दिया है। बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग कर रही है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं। बीजेपी ने आगे लिखा है कि तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले नेताओं को बुलाकर उनका सम्मान किया और अब पीएम मोदी की पूज्य माताजी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कराया। यह राजनीति नहीं बल्कि नीचता की पराकाष्ठा है। पार्टी ने साफ कहा है कि चाहे राहुल हो या तेजस्वी, अगर वे 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करे तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि पहले वो अपनी भाषा में मर्यादा लाए। हमारे नेता सरल, शांत और सौम्य है। विपक्ष की आवाज उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है। विरोध को गाली कहना ये बीजेपी की आदत है। तो दर्शकों, एक और बीजेपी राहुल और तेजस्वी से सार्वजनिक माफी की मांग कर रही है, वही कांग्रेस इस पूरे विवाद को बीजेपी की साजिश बता रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीति अब इस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां नेता न सिर्फ एक दूसरे पर बल्कि परिवारजनों पर भी निशाना साधने लगे हैं। ऐसे में अब ये विवाद केवल बिहार या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे ने राजनीति में एक नई जंग छेड़ दी है। बीजेपी इसे प्रधानमंत्री के अपमान के रूप में पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी इसे लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा बता रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए या फिर ये सिर्फ राजनीति का नया हथियार है जिससे बीजेपी विपक्ष को घेरना चाहती है। फिलहाल सियासी बयानबाजी जारी है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्मा सकता है। तो दर्शकों, आप बने रहिए हमारे MDR न्यूज के साथ। आगे हम दिखाएंगे देश विदेश की बड़ी खबरें। देश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी ने हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर दरभंगा में की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस पूरे मामले में अब ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने साफ कहा है कि राजनीति में विरोध और आलोचना जरूरी है, लेकिन किसी भी हद को पार करना गलत है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की आलोचना कीजिए, नीतियों पर सवाल उठाइए, लेकिन निजी जीवन पर कटाक्ष करना और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। ओवैसी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर हम शालीनता खो देंगे तो हमारी बहस का विषय अश्लील हो जाएगा और अगर कोई और ऐसा करता है तो हमें उनकी नकल करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मामला दरभंगा में इंडिया गठबंधन के एक कार्यक्रम से जुड़ा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने इस घटना को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने एक गरीब घर में जीवन जिया। उन्होंने अपने बच्चों को मूल्यों के साथ पाला और अपने बेटे को एक भरोसेमंद नेता बनाया। राहुल गांधी को अगर जरा भी शर्म है तो वे पीएम मोदी, उनकी दिवंगत मां और देश की जनता से माफी मांगे। इतना ही नहीं, वोट अधिकार यात्रा के दौरान
पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक और विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोपों की बौछार कर रहा है, वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। ओवैसी का बयान इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ देता है, क्योंकि वे हमेशा सरकार और बीजेपी पर सख्त सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुलकर कहा कि निजी जीवन पर कटाक्ष करना गलत है और राजनीति में शालीनता बनाए रखना ही लोकतंत्र की असली पहचान है। अब जरा बात करते हैं एक और बड़े मुद्दे की, जिस पर भी ओवैसी ने टिप्पणी की है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। का कहना है कि इस फैसले से भारत के निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा। मोटर पार्ट्स, ज्वेलरी और रेडीमेड कपड़ों का लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निर्यात बुरी तरह प्रभावित होगा। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसी के बाद यह टैरिफ लागू कर दिया गया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि अमेरिका अब यूक्रेन युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है और 50% टैरिफ के चलते भारत के निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी एक तरफ देश की राजनीति बयानबाजी और कटाक्ष से गरमाई हुई है, दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर भारत को झटका लग रहा है। और इन दोनों ही मुद्दों पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार और विपक्ष दोनों को आईना दिखाने की कोशिश की है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या भारत की राजनीति में शालीनता बची रहेगी? क्या नेता निजी जीवन को छोड़कर नीतियों पर सवाल उठाएंगे? और क्या अमेरिका के टैरिफ से भारत का निर्यात वाकई संकट में आ जाएगा? यही थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको यह खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिहार की राजनीति में इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का मामला गर्मा गया है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोला है, तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता और शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने इस पूरे विवाद का ठीकरा बीजेपी पर ही फोड़ दिया है। पहले आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा के दौरान मंच से कुछ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में कई कार्यकर्ता गाली गलौज करते हुए साफ सुने जा सकते हैं। हालांकि उस वक्त मंच पर राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि इसे लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। गृह मंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी में जरा भी शर्म बाकी है तो उन्हें तुरंत प्रधानमंत्री मोदी और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यही नहीं, अमित शाह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को नया नाम देते हुए इसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन देश की जनता को गुमराह करने में जुटा है। लेकिन इस पूरे विवाद पर शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने पलटवार किया है। संजय राउत ने साफ कहा कि बीजेपी इस पूरे विवाद के पीछे है। उन्होंने दावा किया कि वोटर अधिकार यात्रा और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी खुद ही ऐसे नारे लगवाती है। राउत ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी के लोग घुसपैठ करते हैं और फिर विवादित नारे लगाकर माहौल बिगाड़ते हैं। उनका कहना था कि बीजेपी किसी भी स्तर पर गिर सकती है और महाराष्ट्र का अनुभव इस बात का सबूत है। संजय राउत ने कहा, कौन दे रहा है गाली? कार्यकर्ता कोई देता होगा, लेकिन बीजेपी के लोग भी अंदर छोड़े होते हैं। किसी अच्छे काम को बदनाम करने के लिए, वोटर अधिकार यात्रा और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये उनके ही लोग होंगे। यानी इस पूरे विवाद पर अब दो अलग अलग बयान सामने आ गए हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं शिवसेना UBT के नेता बीजेपी पर ही उलटा आरोप मढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का मकसद देश भर में मतदाता अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाना बताया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार इस यात्रा के जरिए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब यात्रा के बीच आया ये विवाद न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो विपक्ष के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि आखिर प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को लेकर इतनी अभद्र भाषा क्यों इस्तेमाल की गई। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई ये नारे
कांग्रेस और उसके समर्थक कार्यकर्ताओं ने लगाए, या फिर जैसा कि संजय राउत आरोप लगा रहे हैं, ये बीजेपी की साजिश थी ताकि राहुल गांधी की यात्रा को बदनाम किया जा सके। फिलहाल इस विवाद ने बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी सियासी हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ राहुल गांधी अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस घटना को लेकर कांग्रेस पर हमलावर बनी हुई है। अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि ये विवाद किस दिशा में जाता है, लेकिन इतना तय है कि चुनावी साल में ऐसे मुद्दे पार्टियों को एक दूसरे पर हमला करने का बड़ा मौका जरूर दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए MDR न्यूज़ के साथ, क्योंकि आगे दिखाएंगे देश विदेश से जुड़ी और भी बड़ी खबरें। धन्यवाद। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है और उनका कहना है कि जब तक मराठा समाज की मांगें पूरी नहीं होती तब तक वह पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच शिवसेना UBT प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए सामने आए हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि सरकार को तुरंत मनोज जरांगे से बातचीत करनी चाहिए और मराठा समुदाय को न्याय दिलाना चाहिए। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि ठाकरे ने मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलनकारियों को न्याय मांगने के लिए मजबूरी में मुंबई तक मार्च करना पड़ा। ये लोग आतंकी नहीं है, दंगाई नहीं है, बल्कि अपने हक और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे का सम्मानजनक समाधान निकाला जाए। उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कहा है कि मराठा समुदाय को बार बार झूठे वादों के जरिए धोखा दिया गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि 29 अगस्त शुक्रवार को जब पूरा महाराष्ट्र गणेशोत्सव की तैयारी में जुटा था, ठीक उसी दिन मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की भीड़ जुटी। मराठा समुदाय से जुड़े कार्यकर्ता और नेता मनोज जरांगे पाटिल ने यहाँ से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की है। जरांगे की मांग है कि मराठा समाज को OBC कैटेगरी के तहत शामिल किया जाए। उनकी सीधी मांग है मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र मिले ताकि शिक्षा और नौकरियों में उन्हें 10% आरक्षण का लाभ मिल सके। अब दर्शकों, आपको बता दें कि कुणबी जाति को पहले से ही OBC वर्ग का दर्जा प्राप्त है। जरांगे और उनके समर्थकों का कहना है कि ऐतिहासिक तौर पर मराठे भी कृषि प्रधान समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें भी कुणबी प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। इसी आधार पर मराठों को OBC में शामिल किया जा सकता है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर मराठों को सीधे OBC में शामिल किया गया तो पहले से इस वर्ग में आने वाले समुदायों को अपने हिस्से का आरक्षण कम होता दिखेगा। यही वजह है यह मुद्दा लगातार टकराव का कारण बनता जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने इस मौके पर सरकार और खास तौर से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि जब शिंदे खुद 2.5 साल तक मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मराठा समाज को न्याय क्यों नहीं दिलाया। उद्धव का कहना है कि यह मुद्दा कोई नया नहीं है, बल्कि सालों से लटका हुआ है, लेकिन बार बार सिर्फ वादे किए गए और मराठा समाज को धोखा दिया गया। मराठा आरक्षण की मांग महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नई नहीं है। 2018 में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठा समाज को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित कर 16% आरक्षण देने की कोशिश की थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां से आरक्षण रद्द कर दिया गया। तब से लेकर अब तक यह मुद्दा लगातार राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष का विषय बना हुआ है। दर्शकों, आपको बता दें कि जरांगे पाटिल इस बार अपने आंदोलन को आर पार की लड़ाई बताते हैं। वे साफ कहते हैं कि जब तक सरकार मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र देकर OBC का दर्जा नहीं देती तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। बता दें कि आजाद मैदान में उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग भी मौजूद है। जरांगे का कहना है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। क्या वाकई मराठों को OBC के तहत आरक्षण मिल पाएगा, या फिर यह मुद्दा एक बार फिर सिर्फ राजनीतिक जुमला बनकर रह जाएगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि मराठा समाज के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस पर क्या फैसला लेते हैं। तो दर्शकों, मराठा आरक्षण की आग एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत को गरमा चुकी है। जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल और उद्धव ठाकरे के बयान से अब दबाव सीधे सरकार पर है। क्या इस बार मराठा समाज को उनका हक मिलेगा, या फिर ये लड़ाई और लंबी खींची जाएगी? यही है सबसे बड़ा सवाल। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की हर अपडेट आपको हम यही देंगे। आप देखते रहिए MDR न्यूज़। महाराष्ट्र की सियासत इस समय गरमाई हुई है। वजह है मराठा आरक्षण आंदोलन। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा समाज के हजारों लोग जुटे हुए हैं और आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जारी है।
सबसे अहम चेहरा है मनोज जरांगे पाटिल, जिन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। दर्शकों, आपको जानकारी में बता दें कि शुक्रवार यानी 29 अगस्त से मनोज जरांगे का आंदोलन शुरू हुआ था। मुंबई पुलिस ने आंदोलन की इजाज़त सिर्फ शनिवार तक ही दी थी, लेकिन जरांगे और उनके समर्थक अब इसे आगे बढ़ाने के मूड में हैं। जरांगे का कहना है कि आरक्षण मिलने तक हम नहीं हटेंगे, चाहे हमें गोलियां ही क्यों न खानी पड़े। ऐसे में दर्शकों, अब उनके इस बयान के बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है। तो वही इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ राजनीतिक पार्टियां मनोज जरांगे के कंधे पर बंदूक रखकर अपना स्वार्थ निकाल रही है, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। फडणवीस का कहना है कि सरकार मराठा समाज की भावनाओं का सम्मान करती है और समाधान की दिशा में काम कर रही है, लेकिन कुछ दल सिर्फ राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के इस बयान पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मराठाओं के कंधे पर बंदूक रखकर कौन गोली चला रहा है, ये खुद मुख्यमंत्री ढूंढ कर निकाले, और चुनाव से पहले जो वादे शपथें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ली गई थी, उन्हें क्यों पूरा नहीं किया गया। मुंबई मराठी जनता की राजधानी है, सरकार को बातचीत करनी चाहिए, छल कपट नहीं। यानी एक तरह से उद्धव ठाकरे ने सरकार को वादा खिलाफी का जिम्मेदार ठहराया और साफ कहा कि मराठा समाज के साथ राजनीति नहीं बल्कि न्याय होना चाहिए। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे की इस टिप्पणी पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे अपने कार्यकाल का एक भी ऐसा काम दिखा दे जो मराठा समाज के लिए किया गया हो, उसके बाद ही बयानबाजी करे। सीएम ने साफ साफ कहा है कि मौजूदा सरकार गंभीरता से समाधान की कोशिश कर रही है, लेकिन राजनीति के लिए आंदोलन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं आंदोलन के ग्राउंड जीरो की। मुंबई के आज़ाद मैदान में हजारों की भीड़ जुटी हुई है। मुंबई के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे हैं। परिवार, नौजवान, महिलाएं, सब लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे में मनोज जरांगे मंच से लगातार अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहे हैं और बार बार यही दोहरा रहे हैं कि आरक्षण के बिना यहाँ से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। जरांगे का आंदोलन अब सिर्फ मराठा आरक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक दबाव और जनता के गुस्से का बड़ा मंच बन चुका है। ऐसे में मराठा आरक्षण महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। हर चुनाव से पहले ये मुद्दा गर्माता है और हर बार नेताओं पर वादे निभाने का दबाव बढ़ता है। फडणवीस हो या उद्धव ठाकरे, दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने सालों से समाधान क्यों नहीं निकाला गया। ऐसे में अब सवाल यही है कि सरकार इस आंदोलन को किस तरह संभालेगी। क्या मनोज जरांगे और उनके समर्थकों की मांगें पूरी होगी, या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा और चुनावी सियासत को प्रभावित करेगा। फिलहाल इतना तय है कि मराठा समाज आरक्षण के मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं है और महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगी है। तो दर्शकों, यही थी आज की सबसे बड़ी खबर, मराठा आरक्षण आंदोलन और सत्ता विपक्ष की टकरार। आगे क्या होगा, इसकी हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए MDR न्यूज़। मुंबई के ऐतिहासिक मैदान में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे नेता मनोज जरांगे पाटिल अनशन पर बैठे हैं। हजारों की संख्या में उनके समर्थक पूरे महाराष्ट्र से यहां पहुंचे हैं और डटे हुए हैं। उनकी साफ मांग है कि मराठा समाज को ओबीसी कैटेगरी के तहत 10% आरक्षण दिया जाए। दर्शकों, आपको बता दें कि जरांगे की मांग है कि सभी मराठा समुदाय को ओबीसी के तहत आने वाली कृषि प्रधान कुणबी जाति का दर्जा मिले, ताकि समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके। उनका कहना है कि जब तक सरकार इस मुद्दे पर ठोस फैसला नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार संवैधानिक दायरे के अंदर रहते हुए इस समस्या का समाधान खोज रही है। फडणवीस ने याद दिलाया कि पिछले साल ही मराठा समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी SC/BC श्रेणी के तहत 10% आरक्षण दिया गया था और वह अब भी लागू है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मराठा समाज के हित में सबसे ज्यादा फैसले 2014 से 2025 के बीच लिए गए हैं, जब ज्यादातर समय बीजेपी की ही सरकार रही है। फडणवीस ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार की कैबिनेट सब कमेटी चर्चा कर रही है और कोशिश की जा रही है कि कोई भी फैसला संविधान और अदालत के आदेशों के खिलाफ ना हो। उन्होंने साफ किया है कि राज्य प्रशासन बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक काम कर रहा है और सरकार उन आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। यानी साफ है
कि सरकार आंदोलन की मांगों पर विचार कर रही है, लेकिन कोई भी कदम कोर्ट और संविधान की सीमा से बाहर नहीं होगा। ऐसे में दर्शकों, अब जरा बात करते हैं जरांगे पाटिल की। आपको बता दें कि शुक्रवार से उन्होंने अपना नया आंदोलन शुरू किया है। इस बार आंदोलन का केंद्र बना है मुंबई का आजाद मैदान। यहाँ पहुँचने के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से हजारों कार्यकर्ता और समर्थक जमा हुए हैं। मैदान में मौजूद आंदोलनकारियों का कहना है कि वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण देने का ऐलान नहीं करती। तो इसके साथ ही जरांगे ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें शुरुआत में केवल 1 दिन की अनुमति दी गई थी, लेकिन आंदोलन जारी रखने के लिए जरांगे ने नई अनुमति मांगी है और सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस पर सकारात्मक रुख दिखा रही है। ऐसे में यह पूरा मामला अब और संवेदनशील होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जरांगे और उनके समर्थक आरक्षण के लिए सड़क पर उतर चुके हैं, तो दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय का एक बड़ा वर्ग इस मांग का विरोध भी कर रहा है। उनका कहना है कि अगर मराठा समाज को ओबीसी में शामिल किया गया तो असली ओबीसी जातियों का आरक्षण प्रभावित हो जाएगा। ऐसे में दर्शकों, सवाल ये उठता है कि क्या सरकार दोनों वर्गों को संतुलित रखते हुए समाधान निकाल पाएगी। दर्शकों, मौजूदा हालत देखें तो सरकार एक तरह से दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक और आंदोलनकारियों का दबाव है, वहीं दूसरी ओर अदालत की सख्त निगरानी और ओबीसी वर्ग का विरोध भी। फिलहाल मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान यह संकेत देता है कि सरकार इस मुद्दे को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से सुलझाना चाहती है, लेकिन आंदोलनकारियों की मांगे और उनका दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आजाद मैदान में जुटे हजारों समर्थक के बीच जरांगे पाटिल ने साफ कह दिया है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि मराठा समाज को न्याय तभी मिलेगा जब सरकार लिखित में आदेश जारी करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत किस दिशा में जाती है। क्या मराठा समाज को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलेगा या फिर यह मुद्दा एक बार फिर अदालत की दहलीज तक जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र में आरक्षण की राजनीति फिर से सुर्खियों में है और यह आंदोलन आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर मराठा आरक्षण की लड़ाई फिर से अपने निर्णायक मोड़ पर है। सरकार समाधान की बात कर रही है, लेकिन आंदोलनकारियों का रुख भी बेहद सख्त है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में मराठा आरक्षण पर क्या बड़ा फैसला सामने आता है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए MDR न्यूज़। दर्शकों, आज की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को लेकर सामने आई है। एक और भागवत जी ने 3 बच्चों वाली सलाह देकर एक नई बहस छेड़ दी है, तो दूसरी ओर अपने ही पुराने 75 साल में रिटायरमेंट वाले कथन से वह पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर इस पूरे विवाद की असली कहानी क्या है, किसने क्या कहा और राजनीति में इस पर कैसी प्रतिक्रिया सामने आई, आइए जानते हैं विस्तार से। आपको जानकारी दें कि दरअसल RSS की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मीडिया से बातचीत की और परिवार को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जिनका जन्म दर 3 से कम होता है वे समाज धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। भागवत जी का साफ कहना था कि परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए, तभी समाज का संतुलन बना रहेगा। इसके साथ ही भागवत ने यह भी तर्क दिया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी 3 बच्चों का होना परिवार और समाज के लिए सही है। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक समय पर शादी और 3 बच्चे होने पर माता पिता और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। और सबसे दिलचस्प बात उन्होंने कही कि जहां 3 बच्चे होते हैं वहां ईगो मैनेजमेंट अपने आप सीख जाता है, यानी 3 भाई बहन मिलकर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना सीख लेते हैं, जिससे भविष्य का पारिवारिक जीवन भी संतुलित रहता है। ऐसे में दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर संघ प्रमुख ने अचानक 3 बच्चों वाला मुद्दा क्यों उठा दिया। तो दरअसल भागवत का इशारा देश की जनसंख्या नीति की ओर था। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी 2.1 बच्चों की रिकमेंडेशन देती है, लेकिन 2.1 तो हो नहीं सकते, 2 के बाद 3 ही आता है। यानी उन्होंने साफ कहा कि परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। लेकिन 3 बच्चों की इस सलाह से ज्यादा हलचल मची है भागवत जी के रिटायरमेंट वाले बयान पर। आपको याद दिला दे कि कुछ समय पहले मोहन भागवत ने कहा था कि 75 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 पर रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को होना चाहिए। यानी साफ है, इस बार संघ प्रमुख अपने पुराने बयान से पलट गए हैं।
ऐसे में दर्शकों, अब जब पत्रकारों ने इस मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से सवाल किया तो ठाकरे ने इसे सीधे मोहन भागवत के 3 बच्चे वाले बयान से जोड़ दिया। उद्धव ने कहा, शायद भागवत जी ने 75 पर रिटायरमेंट से पलटकर यह संदेश दिया है ताकि बीजेपी को बाहर से लोग न लाने पड़े। यानी ठाकरे ने तंज कसा कि भागवत के इस 3 बच्चे वाले बयान के पीछे बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी छुपी हो सकती है। तो वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी मोहन भागवत पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा है कि पहले तो भागवत साहब खुद ही बोले थे कि 75 पर रिटायरमेंट होना चाहिए, लेकिन अब शायद उन पर कोई दबाव है, तभी वे अपने बयान से पलट रहे हैं। सचिन पायलट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भागवत सिर्फ प्रवचन देते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसे में दर्शकों, साफ है कि मोहन भागवत के बयान का असर सिर्फ समाज तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे राजनीति में भी पहुंच गया है। एक और भागवत ने 3 बच्चों वाली सलाह देकर जनसंख्या नीति और पारिवारिक मूल्यों पर बहस छेड़ दी है। वहीं दूसरी ओर रिटायरमेंट वाले मुद्दे पर उनकी सफाई ने विपक्ष को उन्हें घेरने का नया मौका दे दिया है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है, क्या मोहन भागवत का ये बयान वाकई समाज को संदेश देने के लिए था या फिर इसके पीछे राजनीतिक हलचल ज्यादा है? और क्या 3 बच्चों वाला विचार वास्तव में देश की नीति में जगह पाएगा या ये सिर्फ एक बहस बनकर रह जाएगा? फिलहाल दर्शकों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है भागवत का 3 बच्चों वाला फॉर्मूला सही है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? कमेंट करके हमें राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र की सियासत में आज गणेश चतुर्थी के बहाने नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आई। जहां एक तरफ ठाकरे परिवार वर्षों बाद एकजुट दिखाई दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मनसे प्रमुख राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ पहुंचे और गणपति बप्पा के दर्शन किए। इस मौके पर शिंदे ने न सिर्फ ठाकरे परिवार की एकजुटता पर खुशी जताई, बल्कि आने वाले निकाय चुनाव को लेकर कई सियासी संकेत भी जोड़ दिए। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि गुरुवार यानी 28 अगस्त को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे MNS अध्यक्ष राज ठाकरे के आवास शिवतीर्थ पहुंचे। यहाँ उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन किए और राज ठाकरे से मुलाकात कर लंबी बातचीत भी की। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एकनाथ शिंदे ने लिखा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के शिवतीर्थ निवास स्थान पर उपस्थित होकर श्री गणेश के दर्शन किए। इस अवसर पर राज ठाकरे से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हुई। बता दें कि इस मौके पर राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे, मनसे नेता नितिन सरदेसाई और शिवसेना के पूर्व विधायक सदा सरवणकर भी मौजूद रहे। शिंदे ने खास तौर पर इस बात पर खुशी जताई कि इस साल गणेशोत्सव पर पूरा ठाकरे परिवार एकजुट दिखाई दिया। दरअसल इस बयान के जरिए शिंदे ने अप्रत्यक्ष तौर पर उद्धव ठाकरे की ओर इशारा किया और उन्होंने कहा है कि हम हर साल राज ठाकरे के घर श्री गणेश के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस साल कुछ और लोग भी आए और इस बात पर खुशी है कि पूरा परिवार एक साथ आया। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि एक दिन पहले ही यानी 27 अगस्त को उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ राज ठाकरे के घर पहुंचे थे। 2 महीने पहले ही दोनों भाई लगभग 20 साल बाद एक ही मंच पर साथ आए थे और अब गणेशोत्सव ने इस रिश्ते को और भी करीब लाने का काम किया है। बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का रिश्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दोनों के पिता सगे भाई थे, माताएं भी सगी बहनें, यानी खून के रिश्तों से बंधा ये परिवार सियासत की वजह से लंबे वक्त तक अलग रहा। 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई और इसके लिए उन्होंने सीधे उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया था। तो वही दर्शकों, हाल ही में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन की भी शुभकामनाएं देने बांद्रा स्थित मातोश्री भी गए थे। वही अब गणेशोत्सव के मौके पर दोनों परिवार लगातार मिल रहे हैं और इसका अब सियासी मतलब निकाला जा रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण बड़े पैमाने पर बदल सकते हैं। एक तरफ शिंदे गुट और भाजपा की सत्ता है तो दूसरी तरफ ठाकरे परिवार की एकजुटता विपक्षी खेमे में नई ताकत भर सकती है। तो वही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की एक तस्वीर ने भी इस चर्चा को हवा दी है। इस तस्वीर में दोनों अपने दादा केशव ठाकरे और अपने पिता श्रीकांत ठाकरे और बाल ठाकरे की तस्वीर के सामने खड़े दिख रहे हैं। यह तस्वीर एक संदेश की तरह सामने आई कि ठाकरे परिवार अब एकजुट है।
तो दर्शकों, गणपति बप्पा का आशीर्वाद हो या सियासी मजबूरी, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार की नज़दीकियां और एकनाथ शिंदे की मुलाकातें कई तरह के संकेत दे रही है। आने वाले समय में यह तस्वीर और साफ होगी कि क्या ठाकरे परिवार की यह एकजुटता सिर्फ त्योहार तक सीमित रहेगी या फिर महाराष्ट्र की सत्ता के गलियारों में भी इसका असर दिखाई देगा। फिलहाल के लिए दर्शकों इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ।